विवेक, उम्र 36 वर्ष। जब भी विवेक के बॉस, उसके कलीग्स घर पर आते तो विवेक अपनी पत्नी को उनके साथ कमरे में भेज देता। इसके बाद वो लोग विवेक की पत्नी के साथ बारी बारी से, बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। अब आप हैरत में पड़ गए होंगे कि भला एक पति अपनी ही पत्नी को अपने ऑफिस में काम करने वाले बॉस और कलीग्स के साथ कमरे में अकेले क्यों भेज देता है। हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे। जब आपके सामने सच्चाई आएगी तो आप विवेक जैसे पति पर धिक्कारेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। विवेक, जिसके कई भाई बहन रहते हैं, विवेक के माता और पिता दोनों का ही उसके बचपन में ही देहांत हो जाता है। अब ऐसे में जो विवेक रहता है, उसके मौसी मौसा उसे पाल पोष करके बड़ा किए रहते हैं। विवेक अपने मौसा और मौसी के यहाँ सह परिवार रह रहा होता है। अब जब विवेक बड़ा होता है तो मौसा और मौसी को उसके विवाह की चिंता सताती है। वो लोग विवेक के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं, क्योंकि विवेक अब जिसकी उम्र 36 वर्ष हो गई थी, वो अच्छी खासी कंपनी में काम कर रहा था, CEO रहता है। और ऐसे में मौसा मौसी को लगता है कि अब विवेक के हाथ पीले कर देने चाहिए। वो लोग कई लड़कियों का फोटो विवेक को दिखाते हैं, लेकिन विवेक किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता है। अब ऐसे ही साल 2 साल गुजर जाता है। मौसा मौसी परेशान कि आखिर विवेक किसी लड़की को पसंद क्यों नहीं कर रहा है। वो लोग विवेक से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें कोई और पसंद है, तुम्हारे ऑफिस में कोई लड़की तुम्हें अच्छी लगती है तो बता दो, हम तुम्हारी शादी उससे ही करवा देंगे। अब ऐसे में तुम्हारी उम्र भी निकल रही है, और अगर हमें भी कुछ हो गया, हम भी परलोक सिधार गए, तुम्हारी शादी नहीं हो पाई, तो फिर घर परिवार कौन देखेगा? तुम्हारी छोटी बहनें, भाई, उनको कौन देखेगा? तुम तो जानते हो जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब किसके प्राण निकल जाए। लेकिन विवेक, जिस पर मौसा मौसी की बातों का कोई असर ही नहीं पड़ता है, मौसा मौसी हैरान परेशान, इसलिए अब वो विवेक को फोटो दिखाना ही बंद कर देते हैं। वैसे तो विवेक बहुत अच्छा लड़का रहता है, टाइम पर ऑफिस जाता है, अपने मौसा मौसी का ध्यान रखता है, भाई बहनों का ध्यान रखता है, अपने परिवार की देखरेख करता है, और जो सैलरी आती है वो अपने मौसी के हाथ पर ही देता है, उसमें से 1 रुपया भी नहीं लेता है। अब इतना अच्छा लड़का, मौसा मौसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर मामला क्या है। इसलिए वो विवेक से बिना पूछे समझे विवेक के लिए एक लड़की पसंद कर लेते हैं। विवेक से कहते हैं कि देखो बेटा, हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली, तुम्हें लड़की वाले देखने के लिए आने वाले, इसलिए आज तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना। विवेक भी मुंडी हिला देता है और शाम को वो 7:30 बजे तक घर पहुंच जाता है। अब जैसे ही जो लड़की के परिवार वाले रहते हैं, वो सूट बूट में विवेक को देखते हैं तो पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें लड़का पसंद है। लेकिन विवेक, मंगनी भी हो जाती है, शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है, वो एक बार भी अपने मौसा मौसी से लड़की देखने की जिद नहीं करता है। परिवार परेशान कि आखिर क्या बात है, यहाँ और लड़के होते हैं, वो लड़की का फोटो मांगते हैं, लड़की से सामने मिल करके देखते हैं और फोन पर घंटों घंटों बातचीत भी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर विवेक को तो कोई रुचि ही नहीं है मानो। लेकिन जो मौसा मौसी रहते हैं, उन्हें लगता है कि हो सकता है विवेक ऑफिस के काम से परेशान रहता हो, इसलिए वो शादी ब्याह में ज़्यादा रुचि ना दिखा रहा हो। इसलिए वो लोग विवेक की बिना मर्जी जाने, बिना फोटो दिखाए शादी तय कर देते हैं। अब वो दिन भी आता है, वो समय भी आता है जब विवेक घोड़ी चढ़ता है। बड़े ही धूमधाम से विवेक अपनी दुल्हनिया के घर जाता है, बारातियों का भव्य स्वागत होता है। विवेक कुछ देर बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर के, जिसका नाम रागिनी रहता है, वो अपने घर पहुंच जाता है। अब रागिनी को विवेक के कमरे में बैठा दिया जाता है,
क्योंकि आज पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ, बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। सुबह हो जाती है, दोनों पसीने में भीग जाते हैं। रागिनी और विवेक नहाने जाते हैं। वो दोनों फ्रेश होने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। विवेक ऑफिस चला जाता है और रागिनी सभी रस्मों को अदा करती है। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। विवेक एक अच्छे पति की तरह अपनी पत्नी का ध्यान देता है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन विवेक जिसका ट्रांसफर हो जाता है वो दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। जब वो दिल्ली शिफ्ट होता है तो अपनी पत्नी के साथ अकेले ही एक फ्लैट में रहता है। अब जब वो दिल्ली जाता है तो अक्सर उसके ऑफिस के जो बॉस होते हैं, कलीग्स होते हैं, वो घर पर आते हैं। रागिनी अच्छे अच्छे भोजन बनाती है। सभी लोग खाने का आनंद लेते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन जो विवेक रहता है वो अपनी पत्नी को अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ अकेले कमरे में भेज दिया करता है और खुद वो सुबह तक सोफे पर सुबह बैठा रहता है। और इधर जो रागिनी रहती है वो अपने पति को आवाज लगाती है, चीखती है, चिल्लाती है कि वो कमरे का दरवाजा खोले। लेकिन जो विवेक रहता है उसे अपनी पत्नी की किसी भी पुकार का कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि वो मुस्कुराता है, मजे ले रहा होता है, आनंदित हो रहा होता है। अब पत्नी का ये रोज का हो गया था। रोज ऑफिस से कलीग्स आते और ऑफिस के बॉस आते और फिर रागिनी को कमरे में जाना पड़ता। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। रागिनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो पूरी बात मौसा मौसी को बता देती है। अब जब मौसा मौसी ये सुनते हैं तो उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वो कहते हैं कि बेटा रागिनी, अगर तुम्हें हमारे बेटे से कोई दिक्कत है, समस्या है तो तुम हमें साफ कहो। तुम्हें इतना बड़ा आरोप लगाने की जरूरत नहीं है हमारे बेटे पर। भला कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो अपनी पत्नी को अपने बॉस और ऑफिस के कलीग्स के साथ साझा कैसे कर सकता है? उन्हें विश्वास नहीं होता है। रागिनी कहती है कि ठीक है, आप लोग दिल्ली आ जाइए, आपको फिर यकीन हो जाएगा। विवेक को कुछ भी पता नहीं होता है कि उसके मौसा और मौसी दिल्ली आ चुके हैं। जो मौसा मौसी रहते हैं वो कमरे में बेड के नीचे छुप जाते हैं। अब जैसे ही ऑफिस से उसके बॉस और कलीग्स आते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो लोग कमरे में जाते हैं। रागिनी डरी सहमी बेड पर बैठी रहती है और इसके बाद जैसे ही रागिनी के साथ वो सारी चीज़ें होने लगती तो जो मौसा मौसी रहते हैं वो बाहर निकलते हैं और रंगे हाथों ऑफिस के बॉस और कलीग्स को पकड़ लेते हैं। शोर शराबा मचता है, दरवाज़ा खुलता है। इसके बाद जो मंजर वो अपनी आंखों के सामने देखते, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता कि ये वही विवेक है जिसको कभी उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया था। विवेक जिसके चेहरे पर हंसी होती है, विवेक हंस रहा होता है। मौसा मौसी विवेक को कई झापड़ लगाते हैं। इसके बाद विवेक होश में आता है। मौसा मौसी विवेक से पूछताछ करते हैं कि आखिर उसने अपनी पत्नी रागिनी के साथ ऐसा क्यों किया। जब विवेक बताना शुरू करता है तो मौसा मौसी को यकीन ही नहीं हो रहा होता है। विवेक कहता है कि उसे रागिनी में कोई रुचि नहीं है, ना वो रागिनी से शादी करना चाहता था, बल्कि वो अपने ऑफिस के बॉस नीरज कुमार से प्यार करता है। वो नीरज कुमार से शादी करना चाहता था जो कि उसके ऑफिस के बॉस है। लेकिन नीरज कुमार जो कि विवेक से प्यार नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लड़कों में कोई रुचि नहीं है, वो गे नहीं है और मैं एक गे हूं। अब जैसे ही मौसा मौसी ये सुनते हैं कि उनका जो विवेक है वो गे है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विवेक कहता है कि मेरे बॉस जो कि मुझसे इस शर्त पर प्यार करते हैं और मुझे इस शर्त पर वो अपने पास आने देते हैं और फिर मैं उनके साथ अपनी इच्छा पूर्ति कर पाता जब मैं अपनी पत्नी को उनके साथ कमरे में अकेला भेजता हूँ। अब जब पूरी सच्चाई परिवार के सामने आती है तो परिवार जिसके पास सिवाय रोने के कोई रास्ता नहीं होता है। अब रागिनी जो अपनी किस्मत समझकर
ऐसे ही सब कुछ सह रही होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या रागिनी को अपने पति विवेक से तलाक ले लेना चाहिए? लिखिएगा जरूर। या जो कुछ भी विवेक ने अपनी पत्नी के साथ किया वो कहाँ तक सही था? विवेक अगर गे था तो उसे रागिनी को तलाक दे देना चाहिए था, या उसे किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।